फिर उसमें सर मैंने मॉर्निंग इवनिंग टेस्ट देना स्टार्ट किया। उसके बाद सर मैं उनको मतलब कि जो मेरे क्वेश्चन इसमें गलत होते, जो मतलब जो भी इसमें मिस्टेक थी, क्यों गलत हो गए, क्या गलत हो गया, जो भी था वो मैं नोट डाउन करती गई कॉपी में। और ऐसे ही सर मेरे पूरे 2 रजिस्टर कंप्लीट हो गए। सर ये लग रहा था कि जैसे अब की बार ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आए, तो उस वजह से सर बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाया था इस एग्जाम में। तो सबसे पहले तो की पॉइंट ये है कि अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और सर कंसेप्ट क्लियर तभी होगे तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, मतलब अकेली थ्योरी से कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिन्होंने ली है नॉटसेट 4.0 में बहुत ही शानदार रैंक। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। नॉटसेट 4.0 जो कि आज तक का सबसे हार्ड, अगर बात बोले तो सबसे जब हार्ड नॉटसेट रहा है, उसमें आपने आप बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है। तो इस इंटरव्यू में आपसे जानने वाले हैं संघर्ष की कहानी, और साथ ही साथ ये जानने वाला है कि इस जो इतने हार्ड पेपर के अंदर भी आपने इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया है, तो इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या रही है। तो पूरे के पूरे इंटरव्यू में आपसे आज जो भी बच्चों के क्वेश्चन है, वो अमूमन जो बच्चों के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम रितु है और मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने अभी 2023 में ये अपनी नर्सिंग पास आउट किया मार्च में। ओके। और फिर उसके बाद मैंने एमएससी का एग्जाम दिया था और एक ये नोटसेट 4.0। ओके, जस्ट आपने पिछले बात करें तो पिछले साल अभी जस्ट एग्जाम पास आउट किया है, और इसी बार आपने एमएससी का भी एक तो बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की थी, और उसके बाद आपने नॉटसेट के अंदर आपने बहुत ही बड़ी रैंक हासिल की है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार इस पेपर के अंदर क्वालिफाई तक नहीं हो पाए। तो इस एग्जाम में इतने जल्द आपने जस्ट पास आउट किया और इतनी अच्छी रैंक को हासिल कर लिया, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या रही है, वो सारे बच्चों के साथ शेयर की जाए। सर सबसे पहले तो टीएमसी को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा थैंक यू। मतलब कि मेन जो हम बोल सकते हैं कि मेन इम्पोर्टेंस तो टीएमसी का ही था। और सर बात स्ट्रेटेजी की जाए तो ये था कि सबसे पहले तो सर जैसे जो एमसीक्यू है और जो थ्योरी है सर, मैंने उसको पैरेलल लेके चला था। और सर मैंने टीएमसी का वीडियो एमसीक्यू बैच ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाला वो परचेज किया था। तो सर मैंने पहले तो जैसे अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, साथ साथ में मैंने पीआर यादव की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए थे। और सर फिर उसके बाद ये 3 मंथ में हो गया था सर। फिर उसके बाद मैंने 14 मार्च को ये परचेज किया था प्लान सर। फिर उसमें सर मैंने मॉर्निंग इवनिंग टेस्ट देना स्टार्ट किया। उसके बाद सर मैं उनको मतलब कि जो मेरे क्वेश्चन इसमें गलत होते थे, मतलब जो भी इसमें मिस्टेक थी, क्यों गलत हो गए, क्या गलत हो गया, जो भी था वो मैं नोट डाउन करती गई कॉपी में। और ऐसे ही सर मेरे पूरे 2 रजिस्टर कंप्लीट हो गए इन्हीं मिस्टेक्स में। जो मेरे पास ही रखे हैं, आप देख सकते हो, ये 2 कॉपी है जो मतलब फुल हो गई थी मिस्टेक लिखते लिखते मेरी। तो सर ऐसे कर करके ना मतलब मेरे को खुद नहीं पता चला कि कब मेरे कंसेप्ट इतने अच्छे बिल्ड हो गए, कब इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और एक सर जो माइंड में जैसे मैं क्वेश्चन देखती थी टेस्ट सीरीज में कि अच्छा इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब ये सीखते थे। ओके। फिर सर सीधा एग्जाम में चले गए। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताइए कि लगातार आप टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू देख रही थी, और साथ ही साथ आप लगातार टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली कर रहे थे। और जैसा कि अभी आपने वीडियो में बताया था कि ये मेरी 2 बड़ी बड़ी बुकें भर गई थी मिस्टेक बुक बना के। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये मिस्टेक बुक ही आपको लाइफ में बहुत ही आगे तक ले जाती है। यानी सीधी सी बात करें कि आज जो सबसे बड़ा जापान की टेक्नोलॉजी जो मानी जाती है, जापान भी इसी वे पे चलता है कि जो भी गलती करता है वो फिर से गलती नहीं करता, दोबारा रिपीट नहीं करता है। और वही स्ट्रेटजी आज आपने यूज की। जो गलती हो गई उसको फिर से गलती नहीं होगी, उस कंसेप्ट को पढ़ा जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। टीएनसी के साथ आपने लगातार आगे मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचे, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों का ये रिव्यू था एग्जाम देने से पहले कि और एग्जाम देने के बाद भी कि सर बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया। और एग्जाम देने के बाद तो एक माहौल सा क्रिएट हो गया कि यार नॉटसेट का पेपर कहाँ से आया। वैसे ये माहौल हर नॉटसेट के बाद होता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही माहौल रहा कि नॉटसेट का पेपर बहुत टफ आ गया, टफ आ गया। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा था कि यार एग्जाम हॉल के अंदर कि बहुत ज्यादा टफ पेपर है?
सर ये लग रहा था कि जैसे अब की बार ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आए, तो उस वजह से सर बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाया था इस एग्जाम में। तो सर इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि ऐसा नहीं था कि आप पढ़ोगे उन क्वेश्चनों का, आपको उनका कुछ भी नहीं पता है। टॉपिक्स तो वही थे सर, लेकिन थोड़ा पेपर लेंथी था। तो मेन तो इसमें सर यही था कि जिसका टाइम मैनेज हो गया तो उसका हो गया सर। मतलब कि मेन ओके, इंपॉर्टेंस तो ये थी सर। बाकी लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं, ये डर तो रहता ही है सर रिजल्ट आने से पहले सभी को। गुड गुड गुड। आपने बहुत ही इसमें की पॉइंट बोला है कि सबसे बड़ा इस एग्जाम के अंदर एक चीज रही है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपने टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे में किया। जिस बच्चे ने, आपने एक लाइन बोली कि जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम में कर लिया, वो ही इस एग्जाम में विजय रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने कहाँ से लर्न किया कि आपको कंटिन्यूसली एक टाइम मैनेजमेंट का पता लग गया, और साथ ही साथ आपको ये लग गया कि हाँ, मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए? सर टाइम मैनेज तो सर मेनली टेस्ट सीरीज से ही सीखा है मैंने। सर जैसे बुक से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं चलता, जैसे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं बुक में, तो उनकी तो वैसे ही फ्लो बन जाता है करने का, तो वो तो जल्दी हो जाती है क्वेश्चन। लेकिन सर टेस्ट सीरीज में ये है कि कभी जैसे बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न आता है टेस्ट सीरीज में, तो बीच में सर नॉन नर्सिंग का पार्ट भी आता है सब कुछ, तो वो तो मैंने टीएनसी से ही सीखा था कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मतलब स्टार्टिंग में तो सर ये था कि मतलब 2 आवर्स तो लग जाते थे, 2.5 आवर्स। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ जैसे एग्जाम पास आ गया था, तो उस टाइम तो अप्रोक्स 1 आवर में होने लग गया था एग्जाम। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे इस समय जानना चाह रहे हैं कि टीएनसी के अंदर आपकी सबसे जो पहले एग्जाम, आपने जो फर्स्ट एग्जाम दिया होगा, तो उसके अंदर आपकी कौन सी रैंक आई होगी? एक होता है ना कि सबसे मेरी वो खराब भी रैंक आती है, अच्छी रैंक भी आती है, तो पीछे पीछे रैंक कौन सी आई है? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था शायद, तब तो मेरी रैंक 400 ऐसे कुछ थी, 500 400 ऐसे कुछ थी। और सर उसके बाद मतलब लास्ट 1 मंथ में ये था कि टॉप 30 में, टॉप 50 में, लास्ट में ऐसे चल रहा था। ओके, और जब आप मेरी टॉप अच्छे की 30 बात में, करें तो हाँ ओके, जी सर। मैं बोलूंगा टॉप 30 या टॉप 50 में जब आप आने लगते हैं और अच्छे प्रदर्शन होने लगते हैं और आप बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बार निकल जाएगा, तो क्या आपको भी ऐसा लगने लग हाँ गया जी सर। कि हाँ यार, टीएनसी में इतनी अच्छी रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब सर एक अपने आप ही कॉन्फिडेंस सा बनने लग गया था। जैसे एक कॉन्फिडेंस हो जाता खुद पे ही कि बस ऐसे एग्जाम करेंगे तो हो जाएगा। मतलब डेली ऐसे ही बैठना, उसी वे में जैसे एग्जाम में बैठते हैं, और ऐसे ही एग्जाम देना, ये था ओके, सब। वैसे ही जैसे एग्जाम में अपियर होते हैं, वैसे ही आप एग्जाम में अपियर हो रहे थे और ऐसे ही एग्जाम दे रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप टीएनसी का पेपर देते थे, और कभी कभी टीएनसी के अंदर बहुत हार्ड पेपर आता था, सेम जैसे कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि 30-40% बनाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता था, और वैसे के वैसे ही पेपर आपको जब नॉन सेट में देखने को मिला, तो क्या सिमिलरिटी थी? सिमिलरिटी तो थी सर, वैसे ही जैसे टीएमसी में कई क्वेश्चन ऐसे आते थे कि उनकी स्टेटमेंट भी बहुत लेंथी है, और उनका जो क्वेश्चन है वो भी मतलब कि बहुत लेंथी, ऑप्शन भी बहुत लेंथी है, तो उसमें भी ऐसा ही था। फिर जब करते थे ना उनको, ये लगता था कि इसका ये आता होगा, फिर आंसर देखते इसका ये कैसे आ गया। तो उसके पीछे जैसे मेनली सर अवधेश सर है, उनको तो स्पेशल थैंक यू सर, वो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करते हैं सर। तो जैसे फिर उनका रैशनल देखते, अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक है, फिर उसको बुक में नोट डाउन कर लेते थे। ओके, अवधेश सर के रैशनल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, और बिल्कुल सही बात है, ओबीसी गुरु है मतलब उन्होंने और ओबीजी तो ओबीजी तो ओबीजी तो सर उन्होंने मतलब जीरो लेवल से ना बहुत हाई तक पहुंचा दी इतने अच्छे से। जैसे इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। और ओबीजी नहीं सर, उनकी जैसे यूट्यूब पे क्लासेस आई थी एग्जाम से पहले, डायबिटीज पे आई थी उनकी, और भी बहुत सारी चीजों पे आई थी, तो वो भी उनकी बहुत अच्छी थी। उनमें से भी बहुत ये था कि मटेरियल कवर हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई, और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आपने, सर का भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आपके पीएनसी की पूरी टीम मेहनत करती है, और लगातार पूरी मेहनत, जब रात दिन मेहनत करती है तो परिणाम आना निश्चित बनता है, और बिल्कुल ये परिणाम आपके सामने है, और एक अच्छे रिजल्ट सबके सामने है। और टीएनसी हर बार की तरह रैंकर्स बनाती है, तो इस बार भी बहुत सारे टीएनसी से रैंकर्स बने हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कई बार ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल के बाहर आए, आपको लगा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, और कई बार ऐसा होता है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सच बताऊं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था कितनी अच्छी, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज थी कि अच्छा हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्या हो गया। मतलब ये था, थोड़ा सा माइंड में डाउट था उस टाइम तो सर, इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हो ही जाएगा।
ओके, मतलब डाउट्स तो मन में हर इंसान के रहते हैं कि भले कितना भी एक टॉपर्स भी बनता है तो उसके मन में भी डाउट्स रहते हैं कि यार इस बार होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। और वैसे मैं बता दूं कि जो टॉप 500 के बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंसों का इस्तेमाल होता है। और थोड़े बहुत अगर अच्छे से किए जाए तो ऊपर तक पहुंचा जा सकता है, और थोड़े बहुत भी अगर गलतियां की गई तो सीधा बाहर जा सकते हैं। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में सबसे की पॉइंट जो आपको लगता है कि इस एग्जाम के लिए की पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, वो आप उन बच्चों के साथ शेयर करें। सर देखो, सबसे पहले तो की पॉइंट ये है कि अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और सर कंसेप्ट क्लियर तभी होगे तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ साथ। मतलब अकेली थ्योरी से कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते सर। थ्योरी मतलब याद ही नहीं रहता जो हम पढ़ते हैं कि इसमें से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कुछ। और उसके बाद सर टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें सर मेन है, और दोनों ही टेस्ट सीरीज से ही आएंगी। मतलब ओके, बहुत थ्योरी। हाँ जी सर। थ्योरी से अकेली थ्योरी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरी अच्छे से अच्छी पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा वो हमें पता नहीं होगा जब तक हमें सर पता नहीं होगा कि मैं सच बताऊं, मैंने भी पहले ये सोचा था कि मतलब थ्योरी से सब कुछ हो जाता होगा। जैसे मैंने भी अपने नोट्स निकाले थे, एक बार पढ़ लिए थे सारे कंप्लीट नोट्स। और थोड़े बहुत टॉपिक जैसे एनफ्लेक्स के, मतलब जो टॉपिक रह गए वो। लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे ना टीएनसी के, अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर जैसे अवधेश सर की वीडियो आती कि मुझे पता आप ये सोच रहे होगे इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसके पीछे ये लॉजिक आएगा। जैसे सर प्यूबर्टी वाला क्वेश्चन था उनका, मुझे पता आप सब ये सोच रहे होंगे। तो तब पता लगता कि नहीं, अकेली इस थ्योरी में भी बहुत कुछ ऐड करना बाकी है अभी, मतलब ऐसे लगता है फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। प्यूबर्टी वाला जो क्वेश्चन था कि सबको लगता कि प्यूबर्टी का फर्स्ट टाइम कौन सा होगा, और वो सब बच्चे गलत किए थे। मैंने एक स्कोर कार्ड भी डाला था और उसका आंसर बहुत स्पूट गया था कि बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक्चुअली एक्सपीरियंस आता है, और रोजाना जब हम बच्चों से फेस होते हैं तो बच्चे की जो माइंड रीडिंग होती है उसको हम पहचान जाते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। और एग्जामिनर भी ऐसा ही करता है, हमारे सेम इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस के साथ वो एग्जाम में पेपर बनाता है, तो वो उसको लगता है कि एक बच्चा ऐसे सोचेगा और इस तरीके से आंसर निकलता है। तो ये चीजें हम पहले ही जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% सफलता मिलना ही मिलना हो ही जाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई। एक की पॉइंट आपने जो बताया कि अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, थ्योरी के साथ आपको सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और दूसरी बात बताइए, टाइम मैनेजमेंट। आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं रहा तो इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छे सजेशंस आपने, की पॉइंट आपने बताया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपकी मददगार रही है। सर बुक्स तो वैसे मेरे पास मोस्ट बी एनफ्लेक्स पीआर टारगेट सारी थी। लेकिन सर मैंने एक तो पीआर यादव की थी सर, और आपने एक टेक्निक बताई थी कि इनको सर्कल करते रहना क्वेश्चंस को, जो मतलब ये लगे कि दोबारा से रीड करने की जरूरत है इनको उन क्वेश्चन को सर। तो मैं सर्कल करती गई, उसमें से सबसे पहले मैंने वही निकाल ली थी, पीआर यादव। और सर जैसे कुछ पोर्शन पीआर यादव में एमसीक्यू नहीं है तो वो टारगेट हाई से। और सर मतलब एक आधे चैप्टर के क्वेश्चन जैसे कार्डियो के, ऐसे वो एनफ्लेक्स के, बाकी टीएनसी के टेस्ट सीरीज से। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात बताई। और जैसे आपने बताया कि राउंड वाली मार्किंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, और जो कि हाँ मैंने यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स में बता रखी है बच्चों के लिए, और बहुत ही कारगर साबित होती है। तो हाँ, बहुत वो ही बहुत अच्छी, बेनिफिशियल है सर। बहुत ही बेनिफिशियल आपने बताई है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई है कि ऐसी इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करने से सिलेक्शन 101% निश्चित हो जाता है। और ये चीजें मैं एक लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी इतनी अच्छी रैंक है, अभी आप बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बन चुके हैं, बहुत बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आने वाले समय में आपकी जो रैंक आई है इससे अच्छे रैंक लाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मेरा एक सवाल कि उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि हाँ, ये चीज फॉलो की जाए तो 101% इतनी अच्छी रैंक लाई जा सकती है। एक तो सर मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चे फोर्थ ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कि अभी से थोड़ा मतलब कॉन्शियस हो जाए एग्जाम को लेके, और कोई अच्छी सी एकेडमी ज्वाइन कर ले। और टेस्ट सीरीज टीएनसी की, मतलब टीएनसी तो है ही सर बेस्ट। मतलब कि ये तो बताने वाली चीज ही नहीं है कि ये तो देख ही रहे, इतने सारे सिलेक्शन है इसमें से अब की बार। तो सर मतलब लेट ना करें कभी भी कि ये बाद में ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट सीरीज, हम एग्जाम के पास ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्टिंग से ही मेहनत कीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कंसेप्ट कब इतने डीप में क्लियर हो गए, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा ना, माइंड पे स्ट्रेस आएगा थोड़ा भी। और जैसे पूरी टीम काम करती है ना उस चीज के ऊपर, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, हम नहीं सोच, स्टूडेंट नहीं सोच पाते ये सब बातें। तो सर मतलब बस आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब मतलब कि सब आपको वो हार्ड वर्क करके देगी टीम। बस आपको उसमें अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपनी मिस्टेक देखनी है, बाकी उनका काम है सारा। ओके, गुड है, बिल्कुल सही बात बोली है, और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपने, यूनिक स्ट्रेटजी दी है कि जब
टॉपर्स की टीम जब काम करती है, 20+ के एक्सपर्ट्स जो कि 10-10, 15-15 साल एम्स में काम कर रहे हैं, वो रात दिन मेहनत करके जब आपको पका पकाया मटेरियल आपको दे रहे हैं, तो बस आपकी हाँ मेहनत जी सर। लगभग 50 से 70% वो लोग कर लेते हैं, आपको 30% मेहनत करनी है, सिर्फ 30% कंसिस्टेंसी मेहनत करनी करनी है, एग्जाम देना है। तो ये आपको करना हाँ है और जी आपका सर। सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बिल्कुल और बहुत ही अच्छा सजेशंस आपने दिया है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ही आप मेहनत करना शुरू कर दें और टीएनसी के साथ लगातार आगे बढ़ना शुरू करें, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जहां से आपने नर्सिंग किया है वहां का नाम, और साथ ही साथ जिस धरती से है उस धरती का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।